हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। RSMSSB स्टेनो 2024 जिसका एग्ज़ाम 5 अक्टूबर 2024 को होने वाला है। आपकी डेली डोज की क्लास ये फर्स्ट है जिसमें हिंदी, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स सब कुछ मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। श्योर सिलेक्शन दिलाने वाली आपकी ये क्लास है। ये जो 50 क्लासेज होंगी, जो स्टूडेंट 50 की 50 क्लासेज ले लेगा, मैं बताऊं एक सिंगल प्रश्न गलत नहीं होगा, श्योर सिलेक्शन वो लेकर जाएगा। इन 50 क्लासेज में जो मैंने आपको बता दिया कंठस्थ आपके हो जाएगा, आप उसको भूलोगे नहीं। रेगुलर आपको ये 50 क्लासेज रखनी है। क्लासेज का टाइमिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जून के जो महीने में आपके रात के 8 बजे क्लासेज होंगी। 4 जून को पहली क्लास होगी, फिर 6 जून को, 8 जून को, 12 जून को, 14 जून को, 16 जून को, 19 जून को, 22 जून को, 25 जून को, 30 जून को होंगी। आपकी 20 क्लासेज होंगी यूट्यूब पे, बाकी की 30 क्लासेज होंगी आपके डेली क्लासेज की ऐप पर। अर्थात टोटल 50 क्लासेज आपकी डेली क्लासेज की ऐप पर आपको दिख जाएंगी, ये आप ध्यान रखना। और RSMSSB स्टेनो का जो कोर्स है उसमें आपको ये क्लासेज दिखेंगी। अभी जैसे आप RSMSSB स्टेनो में जाओगे, आपको मॉडल पेपर फर्स्ट भी वहाँ आपको दिख जाएगा। और आज आपकी प्राइज 499 मैंने रखी है। वैसे 1 जून 2024 तक ऑफर था, आज लास्ट डे आपकी प्राइज 499 है। उसके बाद में 1000 रुपये इसकी प्राइस हो जाएगी। कंप्लीट सिलेबस है, टेस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, वीडियो क्लासेस आपके यहाँ पर हैं, PDF फाइल आपके यहाँ पे, और साथ में हम बात करें डेली डोज की 50 क्लासेज, उनकी PDF सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए अब हम क्लास देखते हैं, क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके बात करेंगे विलोम शब्दों के बारे में। एग्जाम में एक सिंगल विलोम शब्द हम नहीं छोड़ेंगे, सारे आपके कवर होंगे। साथ साथ में आपको ये याद करवाते हुए सारी चीज़ें चलूँगा। देखो, नीरस का विलोम शब्द सरस होता है। नीरस सरस, नीरस सरस, नीरस का सरस होता है, ध्यान रखना। जब भी आपके सामने नीरस शब्द आए, सरस बोलना है। नीरस सरस, नीरस सरस। नेकी का विलोम शब्द बदी होता है। नेकी का विलोम शब्द क्या होता है? बदी होता है, आपको ध्यान रखना है। नेकी का विलोम शब्द क्या होगा? बदी होगा। आपने गाना भी सुना होगा, जैसे ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पे चले बदी से टले, नेकी पे चले बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। तो नेकी का क्या होगा? बदी होगा, ध्यान रखना। नेकी करनी है आपको, नेकी कर दरिया में डाल, तो नेकी का बदी होगा। औन्नत का उन्नत होता है। ये जो फसल है ये उन्नत किस्म की फसल है। उन्नत है एकदम शानदार, अच्छी। और औन्नत जो एकदम गिरी हुई हो, अच्छी किस्म की, बढ़िया किस्म की, जो प्रोडक्टिव हो। एकांत, अकेला जो होता है एकांत। एकांत का अनेकांत होता है, एकांत का अनेकांत होता है। का पुरुष, पुरुषार्थी। का पुरुष, पुरुषार्थी। का पुरुष बोल सकते हैं जैसे बुरा पुरुष, इसका विलोम शब्द क्या होगा? पुरुषार्थी हो जाएगा। क्षणिक, जैसे कुछ चीज़ें हमारे पास क्षणिक भर के लिए रहती हैं और कुछ शाश्वत होती हैं। जैसे बोलते हैं ना, शाश्वत सत्य है, ये शाश्वत सत्य है, तो क्षणिक का क्या हो जाएगा? शाश्वत हो जाएगा। भ्रांत का निभ्रांत होगा। कोई भ्रांत में है, भ्रांति में है, कन्फ्यूज्ड है। भ्रांत को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? कन्फ्यूज्ड बोल सकते हैं। तो निभ्रांत हो जाएगा, भ्रांत का निभ्रांत होगा। मृत्य मतलब मरने योग्य। देखो 50 क्लास तक तो एक एक चीज़ आपके रट जाएगी, एक सिंगल क्लास मत छोड़ना। 100% श्योर सिलेक्शन आप ले जाओगे। भ्रांत, निभ्रांत। भ्रांत का क्या होगा? निभ्रांत। भ्रांत जो कन्फ्यूज्ड होता है, निभ्रांत हो जाएगा। मृत्य मरने योग्य, इसका अमृत्य या अमर हो जाएगा। रचना करना, रचना का ध्वंस हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। एक तो होता है रचना, सृष्टि की रचना, जिसने सृष्टि की रचना की है वही ध्वंस भी करेगा, विनाश भी करेगा, तो रचना का ध्वंस, विनाश हो जाएगा। रक्षक, रक्षा करने वाला, और विलोम शब्द तो भक्षक हो जाएगा। भक्षक, रक्षक का भक्षक, रक्षक, भक्षक, घातक। अब वापस एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ, कोशिश करना आपको बस जो मैं बोलूँ उसका आंसर देना है। नीरस सरस, बस बोलना आपको, रिपीट करना। नीरस सरस, नेकी बदी, नेकी बदी। औन्नत उन्नत, औन्नत का उन्नत। एकांत का अनेकांत होगा, अनेकांत। का पुरुष, पुरुषार्थी। क्षणिक, कुछ चीज़ें क्षणिक भर के लिए होती हैं और कुछ शाश्वत हो जाती हैं, शाश्वत। भ्रांत, निभ्रांत। मृत्य, अमृत्य या अमर। रचना,
ध्वंस, और रक्षक का भक्षक होगा, रक्षक का भक्षक होगा। अब बात करते हैं आपके अनेकार्थक शब्दों के बारे में। सारी चीज़ें एकदम कंठस्थ आपके करवाते हुए चलूँगा, बस कोशिश करना जैसे क्लास कंप्लीट हो जाए एक बार इन सबको आप वापस रिवीजन कर लो। अनेकार्थक शब्दों का मतलब हो गया जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हो, उन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कनक सोना को भी बोल देते हैं, और कनक धतूरा भी हो जाता है, गेहूँ भी हो जाता है, पलाश भी हो जाता है, वृक्ष भी हो जाता है। तो एक से ज़्यादा अर्थ निकले उसे हम कनक कहते हैं। जैसे सुना होगा आपने, कनक समान कलेवर, कनक का मतलब सोना होता है। कनक धतूरे को भी बोलते हैं, कनक गेहूं को भी बोलते हैं, गेहूं को भी कनक बोला जाता है। पलाश को भी बोलते हैं, पलाश एक वृक्ष होता है जिसके जो पुष्प होते हैं बड़े सुंदर पुष्प होते हैं। जो पलाश होते हैं, जिसके पलाश के पुष्प हैं, ये झारखंड का और उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प भी है। झारखंड स्टेट का और उत्तर प्रदेश का ये राज्य पुष्प भी है, राजकीय पुष्प भी है। ध्यान रखना, पलाश, जो पलाश के जो पुष्प होते हैं, पलाश के पुष्प को काफ़ी सुंदर होता है। जंगल की आग भी बोलते हैं इसको, जंगल की आग भी बोलते हैं, जंगल की ज्वाला भी बोलते हैं। तो कनक सोना, धतूरा, गेहूं, पलाश और वृक्ष को बोलते हैं। कनक अनेकार्थक में आ जाए तो सोना, धतूरा, गेहूं, पलाश और वृक्ष। देखो आपके पर्यायवाची शब्द नहीं है, लेकिन ध्यान रखना पर्यायवाची शब्द आपको आने चाहिए। पर्यायवाची शब्द आएंगे तो अनेकार्थक आपके और अच्छे होंगे, ये आप ध्यान रखना। कर का मतलब, कर हम हाथ को बोलते हैं, किरण को बोलते हैं, सूंड को बोलते हैं, और कर टेक्स को भी बोलते हैं। इम्पोर्टेंट है आपके हाथ, किरण और सूंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाथ को बोलते हैं, किरण को बोलते हैं, और सूंड को हम कर बोलते हैं। केसरी, वो गाना सुना होगा, कीजियो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। तो केसरी से ध्यान रखना, एक तो वानर को बोलते हैं। वैसे केसरी किसको बोलते हैं? जो अच्छा होता है ना, जो प्रसिद्ध होता है, उसको भी केसरी बोला जाता है। तो केसरी प्रसिद्ध व्यक्ति को भी बोलते हैं। केसरी गेरुआ को भी बोलते हैं, घोड़ा को भी बोलते हैं, सिंह को भी बोलते हैं, और वानर को भी बोलते हैं। वैसे केसरी अच्छाई का प्रतीक है, अच्छाई का प्रतीक है। तो केसरी को आपको प्रसिद्ध व्यक्ति ध्यान रखना है। केसरी वानर को बोलते हैं, सिंह को बोलते हैं, घोड़े को बोलते हैं, गेरुआ को बोलते हैं। केसरी ध्यान रखना है। खग बोलते हैं ना, खग ही जाने खग की भाषा, खग ही जाने खग की भाषा, मतलब पक्षी ही जाने पक्षी की भाषा। तो खग पक्षी को बोलते हैं। खग वायु को भी बोलते हैं, बाण को बोला जाता है। देवता, सूर्य, चंद्रमा, ये सारे क्या हो जाएंगे? खग हो जाएगा। पक्षी, वायु, बाण, देवता, सूर्य, चंद्रमा क्या हो जाएगा? खग हो जाएगा। पक्षी, वायु, बाण, देवता, सूर्य, चंद्रमा क्या हो जाएगा? खग हो जाएगा। पक्षी, वायु, बाण, देवता, सूर्य, चंद्रमा खग हो जाएगा। धनंजय, धनंजय किसको बोलते हैं? अर्जुन को धनंजय बोला जाता है। आग को भी धनंजय बोला जाता है। अर्जुन और आग इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। तो धनंजय अर्जुन को भी बोलते हैं, आग को भी बोलते हैं। धनंजय वायु को भी बोला जाता है। धनंजय एक वृक्ष भी कहलाता है, और विष्णु भी कहलाता है, विष्णु को भी कहते हैं। तो धनंजय, अर्जुन, आग, वायु, एक वृक्ष, और विष्णु को हम धनंजय कहते हैं। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। देखो टारगेट बेस पे चलोगे, सिलेक्शन ले जाओगे कि मेरे को डेली, जो मैं डेली डोज की क्लास देखूंगा उसमें डेली डेली याद करता हुआ चलूँगा, ताकि एग्ज़ाम तक मेरे ढंग से अच्छे से सारी चीज़ें कवर हो जाएं, कंटेस्ट हो जाएं। आप इसमें कुछ सजेशंस भी अपना दे सकते हैं कि इसके साथ साथ मैं आपको और क्या करवाऊँ, वो भी आप बता सकते हो कि इसके साथ साथ मैं ये चीज़ें भी लूँ, वो भी मैं आपकी ले लूँगा। कुछ मुहावरे लोकोक्तियाँ देखते हैं। जैसे अपना रंग जमाना, वो तो अपना रंग जमा चुका है। प्रभावित करना, अपना रंग जमाना, प्रभावित करना, अपना रंग जमाना, प्रभावित करना। दाना पानी उठ जाना, उसका तो बेचारे का दाना पानी उठ गया, जीविका ही नहीं रही है अब तो उसकी। तो दाना पानी उठ जाना, जीविका ना रहना। ये तो थाली का व्यंजन है, अवसरवादी है। थाली का व्यंजन मतलब अवसरवादी, थाली का व्यंजन का मतलब अवसरवादी है। द्रौपदी का चीर कभी समाप्त ना होना, जैसे द्रौपदी का चीर कभी समाप्त नहीं हो रहा, उसको कितना ही खींच लो बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। तो द्रौपदी का चीर का मतलब हो गया कभी समाप्त ना होना। ताल ठोकना, चुनौती देना, ताल ठोक चुका है, चुनौती दे चुका है।
तो ताल ठोकना, चुनौती देना, साथ साथ याद रखना, अपना रंग जमाना, प्रभावित करना, दाना पानी उठ गया, जीविका ही नहीं रही है अब तो उसकी। थाली का बैंगन, अवसरवादी। द्रौपदी का चीर, कभी समाप्त ना होना, कभी समाप्त ना होना। और ताल ठोकना, चुनौती देना। देखो शब्द शुद्धि मैंने इस बार 5 लिए हैं। शब्द शुद्धि आपके लिए इसके लिए भी ज़रूरी है, जब आप डिक्टेशन में जाओगे वहाँ भी आपके ज़रूरी है, क्योंकि आपके नंबर उसी के ही मिलेंगे जो आपके शुद्ध शब्द होगा। इसलिए शब्द शुद्धि इस बार तो मैं 5 ले रहा हूँ, अगली क्लास में 10 लूँगा, ताकि सारे शब्द आपके कंठस्थ हो जाएं। कहीं से कुछ भी पूछे आपका सही होना चाहिए, ठीक है। अशुद्ध है षष्ठी, सही लिखा जाएगा इसको षष्ठी, ई की बड़ी मात्रा आएगी। अब साइकिल में तो देखना नॉर्मली सभी यही करते हैं, साइकिल को बड़ी मात्रा लगा देते हैं, जबकि हम बात करें साइकिल में, साइकिल ई की छोटी मात्रा आती है साइकिल। ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती है इसमें। वैसे साइकिल इंग्लिश का शब्द है, हिंदी का शब्द नहीं है। हिंदी में बात करें इसको द्विचक्र वाहिनी बोलते हैं। तो साइकिल में बड़ी मात्रा नहीं, छोटी मात्रा आती है। ऐसे ठंडा, ठंडा इस तरह से लिखा जाएगा, ठंडा, ठंडा, ऊपर आप बिंदी लगाओ, ठंडा इस तरह से लिखा जाएगा, ध्यान रखना। बहुत ये तो माइनर मिस्टेक होती हैं, छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं। जैसे दंड भी लिखते हैं तो बिंदी लगाओ ऊपर, दंड, ऐसा नहीं कि आप अण की लगा दो, दंड ऊपर बिंदी लगाओ। देखो एग्जाम दे रहे हो, चीज़ों को सीखो किस तरह से सही लिखे जाएंगे, तभी सिलेक्शन ले पाओगे। क्यों, क्यों होता है वो, क्यों, क्यों भी लिखोगे और उसके बाद में बिंदी भी लगाओगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ऐसे किरण, किरण नहीं होता, किरण होता है, सूर्य की किरण, किरण, किरण होता हुआ ना। पर्यायवाची शब्द आपके सिलेबस में नहीं है, फिर बता रहा हूँ, याद कर लेना पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची से ही आपके अनेकार्थक भी अच्छे होंगे। पर्यायवाची शब्द जिसके अच्छे होते हैं उसके संधि भी अच्छी होती है। पर्यायवाची शब्द काफ़ी जगह आपके काम आएंगे। जैसे आयु, आयु किसको बोलते हैं, अवस्था, उम्र, जीवन काल, जिंदगी, वय, वयस। इति ऐसे बोलते हैं ना, इतिश्री, इतिश्री का मतलब समाप्त हो जाना, अंत हो जाना, तो अंत बोल सकते हैं, समापन बोल सकते हैं, अशेष बोल सकते हैं। शेष का मतलब शेष रहना, अशेष कुछ शेष ना रहना। और इतयर्ल बोल सकते हैं, इतयर्ल बोल सकते हैं। ध्वजा, ध्वजा, ध्वज, निशान, केतु, पताका, झंडा, वैजयंती। ध्वजा, ध्वज, निशान, केतु, पताका, झंडा, वैजयंती हो जाएगा। नकुल नेवला को बोलते हैं, नकुल महादेव को भी बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये महादेव ही है इसमें, नकुल महादेव को भी बोलते हैं। नए कुल, कुल का मतलब जिसके कुल हो, नए कुल जिसके कुल ही ना हो, वंश रहित, वंश रहित को भी बोलते हैं। और नकुल कौन था, युधिष्ठिर का भाई था। इसमें महादेव अच्छे से याद रखना, नकुल महादेव को भी बोलते हैं। बहिन सहोदरा होती है, भगिनी होती है, बांधवी होती है, सह गर्भिणी होती है, सह गर्भिणी होती है। ये हमने बात करी हिंदी के बारे में। अब इंग्लिश के बारे में थोड़ी बात करेंगे कुछ। इंग्लिश में सबसे पहले तो वोकेब आपकी कवर करेंगे। देखो धीरे धीरे कवर करते चलेंगे ना, एग्जाम तक तो आपके सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी और अच्छे से आपके कवर हो जाएंगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट अब मैं आपको वोकेब करवाऊंगा, एग्जाम तक तो आपकी बहुत सारी हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं वोकेब में, क्वीवर क्या होता है। क्वीवर, क्वीवर का मतलब होता है कांपना। ट्रेम्बल बोलते हैं, शेक बोलते हैं, वाइब्रेशन भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है सबसे, ट्रेम्बल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्वीवर का मतलब कांपना होता है, वाइब्रेट करना होता है। ट्रेम्बल बोल सकते हैं, शेक बोल सकते हैं, वाइब्रेशन बोल सकते हैं। और एंटोनिम की बात करेंगे, विलोम शब्दों की बात करेंगे, स्टिलनेस बोल सकते हो, डलनेस बोल सकते हो, क्वाइट बोल सकते हो। स्टिलनेस, डलनेस और क्वाइट बोला जा सकता है। मडल क्या होता है, मडल का मतलब होता है कोई गड़बड़ी, भ्रम, कन्फ्यूज्ड बोल सकते हैं, कन्फ्यूज्ड बोला जा सकता है। डिफ़िकल्टी बोलते हैं, कन्फ्यूज्ड बोल सकते हैं, डिफ़िकल्टी भी बोला जा सकता है। और एंटोनिम की बात करेंगे तो अरेंजमेंट हो जाएगा और क्लैरिटी हो जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट आपको सारे में करवाते हुए चलूँगा। डिप्लीट करना, डिप्लीट करना मतलब किसी वस्तु की मात्रा को घटाना, कम करना, उसको डिप्लीट बोलते हैं। डिक्रीज बोलते हैं, लेसन बोलते हैं, कंज्यूम बोलते हैं। डिप्लीट, डिक्रीज, लेसन, कंज्यूम बोला जा सकता है किसी वस्तु की मात्रा को घटाना।
और एंटोनियम की बात करेंगे तो एक्सपेंड बोल सकते हैं, इंक्रीज बोल सकते हैं, ऐड बोल सकते हैं। एक्सपेंड करना, उसको बढ़ाना, उसको इंक्रीज बोल सकते हैं, बढ़ाना बोल सकते हैं, ऐड बोला जा सकता है। तो डिप्लीट कम करना, डिप्लीट, डिक्रीज, लेसन, कंज्यूम। और एंटोनियम एक्सपेंड, इंक्रीज और ऐड हो जाएगा। प्रोस्क्राइब एग्जाम वालों का तो फेवरेट है, कई बार पूछा गया है। प्रोस्क्राइब का मतलब देश निकाला, फॉरबिड बोलते हैं, बैन बोल सकते हैं और एक्सपेल बोल सकते हैं। एक्सपेल अच्छे से याद रखना, ज़्यादातर एक्सपेल ही पूछा गया है। फॉरबिड, बैन और एक्सपेल क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करेंगे, अलाउ हो जाएगा और अप्रूव हो जाएगा। अलाउ, अप्रूव एंटोनिम्स हो जाएंगे। हेल का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा करना, हेल बोलते हैं उसको। ग्रीट बोल सकते हैं, एड्रेस बोल सकते हैं और सैल्यूट बोल सकते हैं। ग्रीट, एड्रेस और सैल्यूट लिख के याद करना, सब याद होंगे आपके। और एंटोनिम्स की बात करें, ड्रिबल, डिसडेन, डिसडेन ड्रिबल मतलब तिरस्कार करना किसी का, डिसऑनर। ड्रिबल, डिसडेन, डिसऑनर सीधा साधा मतलब हो गया किसी का तिरस्कार करना। अब कुछ प्रीपोजिशंस की मैं आपके बात करता हूँ, इम्पोर्टेंट मैंने आपके लिए सेलेक्टेड कुछ प्रीपोजिशंस लिए हैं। ही एंटर्ड द रूम, यहाँ पे क्या लिखूँ मैं? इन लिखूँ, इनटू लिखूँ, ऑन लिखूँ या नन, क्या लिखूँ? ही एंटर्ड इनटू रूम होगा। ही एंटर्ड इनटू द रूम, ही एंटर्ड इनटू द रूम। देखो एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। वैसे तो अगर हम एंटर्ड रूम की बात करते हैं तो एंटर्ड अपने आप में ही इनटू को लिए हुए है, क्योंकि ये मोशन में है, गति में है। तो अगर ये सेंटेंस ऐसे होता कि ही एंटर्ड द रूम, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होता इन, सेकंड ऑप्शन होता ऑन, थर्ड ऑप्शन होता टू और फोर्थ ऑप्शन होता कि नन, या इसमें प्रीपोजिशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें सही में प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर हम इसको ऐसे भी बोलेंगे कि ही एंटर्ड द रूम तो भी ये सही है। अगर आता ही एंटर्ड इनटू द रूम तो भी सही है, तो भी ये गलत नहीं है, ध्यान रखना। आई बोट द शर्ट फॉर RS 500, क्या लगेगा इसमें? प्रीपोजिशन फॉर लगेगा। आई बोट द शर्ट फॉर RS 500 आपको ध्यान रखना है, इसमें फॉर आएगा। कुछ ये फिक्स हैं प्रीपोजिशन जो आपके आते हैं, जैसे ही इज़ फॉन्ड ऑफ, जैसे फॉन्ड दिख जाए ऑफ लगाना है, किसी चीज़ का शौकीन होना। ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी, ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी, ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी, ये डबल टी ऑफ लग गया। बाकी ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी, ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी, ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी होगा तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ लगेगा। फॉन्ड के साथ क्या लगाओगे? ऑफ लगाओगे। द बुक इज़ ऑन द टेबल होगा। द बुक इज़ ऑन द टेबल, जैसे ये टेबल है, ये इसका सरफेस है, इसके ऊपर बुक रखी हुई है। तो जब भी सरफेस के ऊपर कोई चीज़ रखी हुई होती है हम उसको ऑन यूज़ करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। तो द बुक इज़ ऑन द टेबल होगा, ऑन द टेबल। राम एग्रीड माई प्रोपोजल। देखो वैसे तो नॉर्मली हमारा माइंड चलता है कि एग्री के साथ विद आएगा, लेकिन जब भी प्रपोजल की बात आएगी आपको टू लगाना है। राम एग्रीड टू माई प्रोपोजल, राम एग्रीड टू माई प्रोपोजल, ये ध्यान रखना। जब भी आपके प्रपोजल की बात आएगी तो टू आप लगाओगे, विद नहीं लगाना आपको, ये ध्यान रखना। एग्ज़ाम में देखो जो जो प्रीपोजिशन बताऊंगा सीधे ही आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे देखने को, क्योंकि एग्ज़ाम तक हमारे काफ़ी सारे कवर हो जाएंगे, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। अगर आप प्रीपोजिशन अलग से नहीं पढ़ते, आर्टिकल अलग से नहीं पढ़ते, सिनोनिम्स एंटोनिम अलग से नहीं पढ़ते, कोई इश्यू नहीं है, यहाँ आपके सारे कवर हो जाएंगे। कुछ आर्टिकल्स की भी बात करते हैं आपके। रोम वाज नो बिल्ट इन ए डे होगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि ताजमहल एक दिन में नहीं बन गया था, तो वैसे ही हम बात करेंगे रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। कौन सा आर्टिकल आएगा? ए आएगा, इन ए डे, इन ए डे यूज करेंगे। आई इंजॉयड रीडिंग डैश बुक यू गेव मी। देखो यहाँ पे एक पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है, कौन सी बुक को मैंने इंजॉय किया?
मैंने उस बुक को एंजॉय किया जो तुमने मुझे दी थी, उस बुक को मैंने एंजॉय किया था। तो एक पर्टिकुलर जब चीज़ की बात हो रही है तब हम आर्टिकल द यूज करेंगे। आई एंजॉयड रीडिंग द बुक यू गेव मी। देखो इंजॉयड के बाद करें तो इंजॉयड के बाद में हम जीरंड का यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे रीडिंग आया है। आई इंजॉय ऐसे बोल सकते हैं, आई इंजॉय रीडिंग, तो यहाँ पे हम जीरंड का यूज करते हैं उसके बाद में। तो ये ऐसे मत सोचना कि रीडिंग गलत है, सही लिखा हुआ है। डू यू टेक डैश शुगर इन योर कॉफ़ी। देखो एन तो वैसे नहीं आएगा, ए वैसे नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, शुगर काउंटेबल नहीं है। फिर हम बात करेंगे द वैसे नहीं आएगा इसके साथ, नो आर्टिकल, आर्टिकल कोई आर्टिकल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डू यू टेक शुगर इन योर कॉफ़ी, सीधा सीधा सिंपल बनेगा, कोई आर्टिकल यहाँ नहीं आएगा। ही इज़ डूइंग हिज MA फ्रॉम डेस यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। देखो नॉर्मली हमारा माइंड क्या चलता है कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन भी आपको ए नहीं मिलेगा, इसमें एग्जाम में भी मिलेगा, हाथों हाथ टिक हो जाएगा कि ये सही है, लेकिन ये सही नहीं, ये गलत है। स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि AEIOU अगर ये दिख गया तो हम एन लगा देंगे, लेकिन थोड़ा साउंड पे भी ध्यान देना। यूनिवर्सिटी साउंड किसका आ रहा है? यू का साउंड आ रहा है, यू। हिंदी में बात करें, हिंदी के साउंड पे आपको ध्यान देना। इसमें यूनिवर्सिटी में यू का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे यू के साउंड में हम बात करें हिंदी में ये का जो साउंड आ रहा है इसमें हमारे ए आर्टिकल लगेगा। ही इज़ डूइंग हिज MA फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। अगला है 5वां हमारे पास है कि ही इज़ डैश ए प्रोड्यूसर एंड ए डायरेक्टर। वो क्या है? प्रोड्यूसर भी है और डायरेक्टर भी है, दोनों के आगे आर्टिकल लगा हुआ है। वही प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, एंड से इसको जोड़ा हुआ है। इधर के साथ तो और आता है, नीदर के साथ नोर आता है। ही इज़ ऑल यहाँ पे होगा नहीं, तो बोथ के साथ एंड हम यूज करते ही हैं। तो ही इज़ बोथ ए प्रोड्यूसर एंड ए डायरेक्टर। ही इज़ बोथ ए प्रोड्यूसर एंड ए डायरेक्टर यहाँ पे सही होगा। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी मैंने आपके इसमें कवर किया है, ताकि करंट अफेयर भी आपके यहाँ भी साथ साथ चलता रहे। देखो एग्ज़ाम तक तो मैं आपको इतना परफेक्ट कर दूंगा, अगर आप जो रास्ता जिस पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ 100% आप सिलेक्शन ले जाओगे। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको, रेगुलर क्लास देखनी पड़ेगी, जो जो क्लास होगी उससे आपको एक सिंगल चीज़ भी नहीं छोड़नी है, तब आपका सिलेक्शन होगा। हाल ही में ग्रीन नोबेल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ग्रीन नोबेल अवार्ड से आलोक शुक्ला को सम्मानित किया गया। ये छत्तीसगढ़ के हैं। आलोक शुक्ला कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। तो आलोक शुक्ला को सम्मानित किया गया। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को गोल्डन मैन एनवायरनमेंट पुरस्कार 2024 दिया गया। और अभी 5 जून भी आने वाली है, विश्व पर्यावरण दिवस भी आने वाला है, उसकी थीम भी ध्यान रखेंगे जब आएगी 5 जून तब। राजस्थान की पहली पंप जल विद्युत परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई? शाहपुरा बारा में की गई। जो राजस्थान की पहली पंप जल विद्युत परियोजना, आपसे पूछा जाएगा राजस्थान की पहली पंप जल विद्युत परियोजना कहाँ से? शाहपुर बारा से। शहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है सीताबाड़ी मेला बारा कहलाता है, ये भी ध्यान रखना। शहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है सीताबाड़ी मेला बारा। अगला प्रश्न जो एग्जाम में छपेगा ही छपेगा आपके, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा, क्या नाम है? प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास के लिए 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया। रुद्र सात्विकम के लिए चुना गया। रुद्र सात्विकम यह उपन्यास मलयालम भाषा में लिखा गया है। क्या क्या ध्यान रखोगे? 33वां सरस्वती सम्मान 2023 किसे दिया गया? प्रभा वर्मा को दिया गया। किसके लिए दिया गया? रुद्र सात्विकम के लिए दिया गया। कौन सी भाषा में लिखा गया है? मलयालम भाषा में लिखा गया है। सारी चीज़ें ध्यान रखोगे, श्योर सिलेक्शन ले जाओगे। हाल ही में राजस्थान के दौसा जिले की निरमा मीणा, जिसको धोली मीणा के नाम से भी जाना जाता है, ये क्यों चर्चा में रही? ये यूरोप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट एटना जो इटली में है, यहाँ पर इन्होंने तिरंगा फहराया है। ध्यान रखना, हमारे राजस्थान की है निरमा मीणा, जिसको धोली मीणा भी कहते हैं। क्या किया इन्होंने?
यूरोप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट एटना इटली पर तिरंगा फहराया है। अगला है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने राजस्थान उच्च न्यायालय की वर्चुअल बेंच का उद्घाटन बीकानेर में किया है। ध्यान रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बीकानेर में किया है। ऊंट महोत्सव जहाँ का प्रसिद्ध है, बीकानेर का ही प्रसिद्ध है। ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, बीकानेर का ही प्रसिद्ध है। हाल ही में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर ने बर्फीले क्षेत्र में उगने वाली किस घास को थार के रेगिस्तान में उगाने के लिए अनुकूलित बनाया है? चुकंदर चारा को बनाया है। चुकंदर चारा को बनाया है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी की बात करें, मुख्यालय जोधपुर में है। आफरी की बात करें, मुख्यालय जोधपुर में है। तो काजरी की बात कर लो चाहे आफरी की बात कर लो, दोनों का मुख्यालय कहाँ, जोधपुर में है। हाल ही में राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थापित किया गया? गुलाब बाग उदयपुर में स्थापित किया गया। उदयपुर को राजस्थान में झीलों की नगरी कहते हैं। उदयपुर महाराणा उदय सिंह ने 1559 में बसाया था, क्योंकि ये जो क्षेत्र था ये गिरवा के कारण सुरक्षित था। गिरवा क्या है? उदयपुर का चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र गिरवा कहलाता है और ये क्षेत्र तस्तरी नुमा है। राजस्थान का दूसरा बटरफ्लाई पार्क पूछे आपको, अजमेर में बनाया जा रहा है। हाल ही में मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में राव जोधा सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? राजेंद्र परिहार को मिला। राव जोधा सम्मान राजेंद्र परिहार को मिला। ये राव जोधा सम्मान 2024 है जो राजेंद्र परिहार को मिला। मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिंहा सम्मान, मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिंहा सम्मान 2024 डॉक्टर भीम सिंह सिंगल को प्रदान किया गया, ये भी ध्यान रखना। और पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान 2024 दिव्या भाटिया को प्रदान किया गया। कुछ आपके जीके के प्रश्न भी हम देख लेते हैं साथ साथ। राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक दूर शहर एवं जिला मुख्यालय कौन सा है? देखो, हमारा राजस्थान केवल एक देश है, पाकिस्तान उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और 1070 किलोमीटर की सीमा बनाता है। हमारे कौन कौन से जिले आते हैं? श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, अनूपगढ़, फलोदी, ये जिले आते हैं। पाकिस्तान की बात करें, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खां, गोडकी, सुकुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर, ये आते हैं। पूछा है कि राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक दूर शहर जिला मुख्यालय बीकानेर है और सबसे नज़दीक पूछ ले तो अनूपगढ़ है। सबसे दूर बीकानेर है, सबसे नज़दीक हमारा अनूपगढ़ है। देखो, अनूपगढ़ से संबंधित मैं पहले बता दूं आपको, एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछा जरूर जाएगा। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का अंतर है। 826 और 869, उत्तर से दक्षिण 826, पूर्व से पश्चिम 869, तो अंतर कितना हो गया, माइनस कर लो। 43 किलोमीटर का अंतर है। उत्तर में कौन है? श्रीगंगानगर है, कोणा गांव श्रीगंगानगर है, और दक्षिण में क्या? बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा है। श्रीगंगानगर सर्वाधिक आंधियाँ श्रीगंगानगर में चलती हैं। बांसवाड़ा की बात करें, बांसवाड़ा 100 टापुओं का शहर कहलाता है, 100 द्वीपों का शहर कहलाता है। राजस्थान के किस किले में श्री त्रिनेत्र गणेश मंदिर है? रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। मणिकौल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? विजयदान देथा की कृति पर आधारित है। विजयदान देथा की कृति पर आधारित है। विजयदान देथा, इनको 2012 में प्रथम राजस्थान पुरस्कार भी मिला था, ये भी ध्यान रखना। इनको 2012 में प्रथम राजस्थान पुरस्कार भी मिला था। विजयदान देथा की रचनाएं जैसे अनोखा पेड़ है, बापू के 3 हत्यारे, मेरा दर्द कोई न जाने, मारो बदलो, ये सारी इन्हीं की रचनाएं हैं, विजयदान देथा की रचनाएं हैं। अगला है कि देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग हम करते हैं? जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और साथ में ध्यान रखना, देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी और सबसे प्राचीन फड़ भी है। और देवनारायण जी राजस्थान के प्रथम लोक देवता हैं जिन पर डाक टिकट भी जारी हुआ था, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, देवनारायण जी में टोटल 7 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 7 हैं। तो देवनारायण जी के में 7 अक्षर है, तो इससे ध्यान रखना इनका मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। कितने अक्षर हैं? 7 अक्षर हैं। तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है देवनारायण जी का। अच्छा, देवनारायण जी जब मैंने आपको करवाया था, एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी
कि आपको ध्यान रखना है आदेव एलडीसी से सवाई भोजपी लीला हो गया, ये ट्रिक मैंने बताई। आ से हो जाएगा आसिंद भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। किनका? देवनारायण जी का। एल का मतलब एल इंग्लिश में 12 नंबर पे आता है, डी हमारे 4 नंबर पे आता है और सी हमारे 3 नंबर पे आता है। 1243 में इनका जन्म हुआ था। से का मतलब होता है सेडू इनकी माता का नाम था। सवाई भोज इनके पिता का नाम था। पी से पीपल दे इनकी पत्नी का नाम था। लीलागर इनके घोड़े का नाम था। तो इस ट्रिक से आपके सारे यहाँ पे कवर हो रहे हैं, सारे आपके याद हो रहे हैं। साथ में ध्यान रखना देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। आदेव एलडीसी से सवाई भोजपी लीला हो गया। राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राजस्थान की बात करें बास्केटबॉल है। राजस्थान की बास्केटबॉल है। 1948 में इसे राजकीय खेल घोषित किया गया था, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है। तो हम बात करेंगे प्रोसेसिप सिनेरेरिया है और इसको राजकीय वृक्ष, ये गलत हो गया, ये नहीं होगा, 1983 होगा, 1983 प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, 1983 ध्यान रखना। राजस्थान के राजकीय वृक्ष प्रोसेसिव सिनेरेरिया खेजड़ी है और खेजड़ी को 1983 में राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था। 1981 में तो हमारा राज्य, हम बात करें पक्षी है गोडावण, जिसको 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। एडियोटिस नाइग्रिसेप्स के नाम से जिसे हम जानते हैं। टिकोमेला अंडुलेटा हम रोहिड़ा के पुष्प को बोलते हैं, जो हमारा राजकीय पुष्प भी है, रोहिड़ा का फूल। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ हैं। कालीबंगा, हम बात करें हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन का कार्य बीबी लाल व बी के थापड़ ने किया था। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न भी है आपके पास कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वो कौन सा दुर्ग कहलाता है? चारों ओर खाई है, खाई के अंदर पानी भी भरा हुआ है, पारीख दुर्ग कहलाता है। पारीख दुर्ग कहलाता है, आपको ध्यान रखना। अच्छा, एरण दुर्ग कौन सा होता है? एरण दुर्ग ध्यान रखना, खाई, कांटों तथा पत्थरों से जिसके मार्ग दुर्गम हो। खाई से, कांटों से, पत्थरों से जिसके मार्ग दुर्गम हो वह एरण दुर्ग कहलाता है। पारिद या पारिधि दुर्ग किसको बोलते हैं? जिसके चारों तरफ ईंट, पत्थर तथा मिट्टी से बनी बड़ी बड़ी दीवारों को परकोटा होता है, उसे हम पारिधि दुर्ग कहते हैं। धानवन दुर्ग कौन सा होता है? धनवन या धानवन दुर्ग कौन सा होता है? जो मरुस्थलीय में बना हुआ दुर्ग होता है, जैसे जैसलमेर वाला जो है सोनारगढ़, वो क्या है? वो धानवन दुर्ग है, ये ध्यान रखना। एक होता है गिरी दुर्ग, जो पर्वतों पर बना होता है, गिरी दुर्ग होता है। एक ओदक दुर्ग होता है, ओदक क्या बोलते हैं? ओदक दुर्ग बोलते हैं। ये ओदक दुर्ग कौन सा होता है? जल दुर्ग ओदक दुर्ग होता है। तो आज की ये आपकी क्लास कंप्लीट क्लास हो गई। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। वापस आप इसको रिवीजन करोगे, ढंग से अच्छे से आप इसको देखोगे। जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप शेयर करोगे तो ही मैं आपके लिए इस तरह मेहनत करूँगा, रेगुलर क्लास लाऊँगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊँगा। स्टेनो 2024 सिलेबस 5 अक्टूबर को श्योर सिलेक्शन आप इसमें लेकर जाओगे। डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे भी मिलेगी। धन्यवाद।